अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऊब विद C++ और ये कोर्स बेस्ट कोर्स होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम बिगिनर टू एडवांस जाएंगे, चीज़ों को इन डेप्थ समझेंगे एंड साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे क्या कहते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो सके। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी एक्साइटेड होंगे। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑलराइट गाइस, तो आगे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जल्द से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हमने रखा ऊप एंड हम इसे VS कोड में अपने ओपन कर लेते हैं। देन मैं यहाँ पर आकर एक अपनी फाइल क्रिएट करता हूँ। आज ट्यूटोरियल 1 है तो हम इसका नाम रखेंगे tut1.cpp। किसी भी C++ की फाइल को हम जब क्रिएट करना होता है तो उसके लिए cpp डॉट एक्सटेंशन का हम यूज़ करते हैं। देन इंटर किया तो हमारे पास एक C++ की फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पर मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आप डेफ C++ का ही यूज़ करो। यहाँ पर अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो मैंने लिखा हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, देन यहाँ पर इंट मेन, देन कर्ली ब्रेस ओपन किया और यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न 0। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई भी हम लैंग्वेज जो लिखते हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है। C++ को लिखने का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमने लिखना ही लिखना होता है। अभी फिलहाल आप इतना ही ग्रैस्प करो कि हमें ये कुछ लिखना ही लिखना होता है, ठीक है। देन ऊप स्टार्ट करने से पहले C++ के कुछ टॉपिक हैं जो हमें आने चाहिए। ऑब्वियसली हम फुल C++ तो नहीं सीखेंगे, कुछ टॉपिक हैं जो हमें आने चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, जो लूप का है। सेकेंड टॉपिक है जो अरेज है। थर्ड टॉपिक हम कर लेंगे फंक्शंस, ओके। एंड लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स, TURE, ओके। स्ट्रक्चर्स भी हमें आने चाहिए। ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमें आने चाहिए। तो एक एक करके हम देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं लूप्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं लिखूँगा लूप। तो हमें पता है कि C++ में लूप कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। हम देखते हैं फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो फॉर लिखा है मैंने और आप देख सकते हो कि फॉर का सिंटैक्स आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। फॉर लूप को लिखने का सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। देन मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं लिखा फॉर। देन यहाँ पर इस राउंड ब्रेसेस के अंदर हम अपनी कंडीशंस को डिफाइन करते हैं कि कैसे हमारा लूप वर्क करेगा। तो मैंने लिखा इंट I is equal to 1, I less than equal to 5 and I increment and then curly braces। और यहाँ पर आके मैं अपना कोड लिखता हूँ। सी आउट किया मैंने, देन I किया, देन एंड एल किया। अब हम समझते हैं ये हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, मैंने ये डेटा टाइप दी है इंटीजर की और ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इसमें वैल्यू स्टोर करवाई है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस पास करवाई है और यहाँ पर मैंने क्या है कि इंक्रीमेंट करते जाऊँ, ठीक है। C++ में कई टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। डेटा टाइप्स कई टाइप की होती हैं लेकिन मेन जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो है इंट, फ्लोट और कैर हम यूज़ करते हैं। तो ये इंट है, ओके। इंट में क्या होता है कि इंटीजर टाइप की डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप की वैल्यू ही इसमें स्टोर होती हैं। आई क्या, हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही है और यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई है कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 5 तक ना हो जाए ना, जब तक आप चलाते जाओ लूप को, और बाद में क्या कहते हैं एक एक इंक्रीमेंट भी करते जाओ। एंड देन मैंने यहाँ पर आकर आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। हम जानते हैं कि C++ में कोई चीज़ हमें प्रिंट करवानी है तो हमें क्या लिखना पड़ता है, सी आउट हमें लिखना पड़ता है। एंड देन ये जो है ये है इंसर्शन ऑपरेटर, यानी कि किसी भी चीज़ को हमने प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर तो इस ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। हमने आई को लिखा यानी आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एंड देन एंड एल का मतलब होता है कि न्यू लाइन पर जब भी मेरा लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम चलेगा, देन सेकेंड टाइम चलेगा, तो फिर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, ओके। देन मैं इसे रन करता हूँ, रन कोड, एंड आप देखोगे कि 1 to 5 हमारे पास काउंटिंग प्रिंट हो गई है, ओके। फर्स्ट टाइम ये रन हुआ तो आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर इसने चेक किया कि आई
जो 1 है 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, देन ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। देन इसने 1 की वैल्यू प्रिंट करवाई एंड नेक्स्ट लाइन पे चला गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर आया और यहाँ पर इसने आई इंक्रीमेंट किया, यानी आई की वैल्यू हो गई 2, एंड देन फिर यहाँ पर आया, इसने चेक किया कि 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, फिर ये दोबारा यहाँ पर आ गया और यहाँ पे इसने 2 की वैल्यू प्रिंट करवा दी, देन एंड एल से नेक्स्ट लाइन पे चला गया और इसी तरह 5 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट हो गई है। फॉर लूप का हम कुछ हिस्सा लिखते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप का सिंटैक्स दे सकते हो कुछ इस तरह का हमारे पास होता है। देन मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ वाइल, ओके। एंड वही जिस तरह हम फॉर लूप में लिखते हैं, देन यहाँ पर भी हमें कंडीशंस डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कहता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 5, ओके। देन मैं नीचे आऊँगा और मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन की और यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सी आउट आई एंड देन एंड एल, ओके। एंड देन आई इंक्रीमेंट हो जाएगा इस तरह। अब ये कह रहा है कि आई भाई डिफाइन नहीं है, तो हम यहाँ पर आके आई को भी डिफाइन कर लेते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1। अब ये बिल्कुल सेम उसी तरह ही वर्क कर रहा है। मैंने क्या कहा कि आई 1 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाओ, लेस देन इक्वल टू 5 तक आपने चलना ही चलना है। यहाँ पर आकर मैं वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ एंड देन फिर क्या हो रहा है, एक एक का इंक्रीमेंट भी हो रहा है। देन मैं इसे भी रन करके देखता हूँ, तो आप देखोगे 1 to 5 हमारे पास दोबारा काउंटिंग प्रिंट हो गई है। तो वाइल लूप को हम यूज़ कर लेते हैं। एंड देन है डू वाइल लूप, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है, डू वाइल को चेंज करने के लिए सिर्फ वाइल को हटाकर हमने यहाँ पर लिख देंगे एंड देन यहाँ पर आ जाएगा डू। और हमें पता है कि C++ में जब भी कोई लाइन एंड हो तो एंड में टर्मिनेटर ऑपरेटर ज़रूर यूज़ करते हैं, जिसे हम सेमीकोलन भी कहते हैं, ओके। तो ये हमारे पास डू वाइल का क्या कहते हैं सिंटैक्स भी है और हमने इसे कोड में भी लिखा हुआ है। तो हम इसे चलाकर देख लेते हैं, तो कुछ एरर आया, हम रन करते हैं दोबारा से। तो आप देखोगे 1 to 5 काउंटिंग यहाँ पर भी हमने प्रिंट कर, ओके। अब हम क्या लूप्स की जो हमने अभी लर्न किए हैं कि किस तरह लूप्स होते हैं, लूप्स एंड उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, अब उनकी हम वर्किंग समझते हैं कि वर्किंग कैसे होती हैं, कैसे जो है लूप वर्क करते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं लूप लिख देता हूँ, देन मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 1, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कर लिया, लेस देन इक्वल टू 5 आई इंक्रीमेंट, ओके। देन यहाँ पर आएंगे, मैंने क्या कहा, सी आउट किया आई एंड देन एंड एल, ओके। देन यहाँ पर आके हमने अपना ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये वर्किंग कैसे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होती है, देन फिर कंडीशन चेक होती है, देन फिर वैल्यू प्रिंट होती हैं, ओके। तो हम स्टेप दे देते हैं, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप एंड देन थर्ड स्टेप एंड लास्ट फोर्थ स्टेप, ओके। यानी अब हम यहाँ पर समझते हैं, ये आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए लूप अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। फर्स्ट आइट्रेशन, जब फर्स्ट टाइम लूप चलता है ना, फर्स्ट आइट्रेशन, ओके, जो फर्स्ट आइट्रेशन है ना, इसमें क्या होगा, 1 2 3, 1 से चलेगा 2 तक, 2 से चलेगा 3 तक, ओके। देन सेकेंड आइट्रेशन, एंड अप टू सो ऑन एंड तक क्या होगा, ठीक है। सेकेंड आइट्रेशन एंड एंड तक क्या होगा, 4 2 3, ओके। अब हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पर आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आप देखो, आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज क्या करवाई है, 1, ठीक है, यहाँ पर है 1 वैल्यू। अब यहाँ पर आई कंडीशन चेक होगी, क्या आई क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, ट्रू होगी तो यहाँ पर आकर 1 प्रिंट हो जाएगा। देन
फर्स्ट इटरेशन में आप देख रहे हो कैसे वर्किंग हुई है, ये मैंने लिख दी है यहाँ पर, ये आपने याद रखनी है, इस तरह वर्किंग होती है। ओके, देन सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम होगा इंक्रीमेंट, यानी अभी 1 है तो यहाँ पर 1 + 1 यानी 1 वैल्यू है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो जाएगी वैल्यू 2। देन यहाँ पर आएगी फिर ये चीज़ ना यहाँ पर, और फिर चेक होगा 2 < 5 है, हाँ जी है, तो फिर यहाँ पर आकर 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, देन फिर ये 2 यहाँ पर जाएगा और 2 + 1 क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 3। देन ये 3 दोबारा यहाँ पर आएगा और फिर कंडीशन चेक होगी क्या 3 < 5 है, हाँ जी है, कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पर आकर 3 भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर दोबारा 3 जाएगा और 1 का इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू हो जाएगी 4। फिर ये यहाँ पर आएगा और कंडीशन चेक होगी क्या, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, कंडीशन चेक होगी कि जो 4 है वो < 5 है, हाँ जी है, यहाँ पर आएगा फिर और 4 भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर ये 4 जाएगा यहाँ पर, 1 का इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू हो जाएगी 5। फिर यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कि 5 < 5 है, हाँ जी है, 5 तो नहीं है मगर इक्वल टू है 5 के, ठीक है। देन यहाँ पर i के पास आ जाएगा और i की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। देन फिर दोबारा इंक्रीमेंट होगा 5 + 1 = 6, यहाँ पर जाएगा और चेक करेगा 6 < 5 है, यहाँ पर नहीं है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई ये यहाँ पर, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई ये यहाँ से लूप टर्मिनेट करके आगे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, आगे यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि किस तरह लूप की वर्किंग होती है। फर्स्ट टाइम बस आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कैसे वर्किंग होती है 1 2 3, देन सेकंड टाइम कैसे होती है 4 2 3। ओके, इसी तरह सेम वाइल लूप की वर्किंग भी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेकंड हमारे पास क्या है वाइल। ओके, अब वाइल का सिंटैक्स क्या होता है हमें पता है। यहाँ पर पहले हम इनिशियलाइज करवाते हैं, इंट i = 1 वाइल i < 5 ओपन ब्रैकेट सी आउट i एंड l, ये हमें सारा पता है। ओके, देन यहाँ पर तो अब आप ये देख सकते हो कि ये कैसे वर्क करेगा। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है दिस, सेकंड स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा एंड फोर्थ स्टेप यहाँ पर आई को हमने इंक्रीमेंट भी तो करना है। फोर्थ स्टेप क्या होगा ये होगा। ओके, यहाँ पर वर्किंग कैसे होगी अब आप देखो, यहाँ पर वर्किंग कैसे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, पहले इनिशियलाइज हो जाएगी, यानी फर्स्ट आइटरेशन में फर्स्ट आइटरेशन में जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी 1 इनिशियलाइज होगी। देन क्या होगी कंडीशन चेक होगी 2, देन क्या होगा वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3। ओके ओके, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। देन सेकंड आइटरेशन चलेगा, सेकंड आइटरेशन एंड अप टू सोन एंड तक। यहाँ पर एक और भी चीज़ देखें कि 4 भी चलेगा फर्स्ट में, क्योंकि हम देख रहे हैं सिंटैक्स कि इनिशियलाइज होगी वैल्यू, फिर ये कंडीशन चेक होगी, देन वैल्यू होगी, देन उसी में फर्स्ट आइटरेशन में वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड, ये हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं और सेकंड आइटरेशन और उसके आगे से क्या होगा, सेकंड आइटरेशन में क्या होगा कि वैल्यू तो हमारे पास इंक्रीज़ हो गई है फर्स्ट में, फिर ये यहाँ पर आएगा हमारा लूप यहाँ पर और वैल्यू चेक हो गई, यानी सेकंड आइटरेशन में क्या होगा 2 देन 3 एंड देन 4। ओके, एंड इसकी भी बिल्कुल सेम ही वर्किंग है जैसे हमने फॉर लूप में समझी है कि वैल्यू पहले इनिशियलाइज हुई, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, देन 1 प्रिंट होगा, देन यहाँ पर फर्स्ट आइटरेशन में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1 + 1। ओके,
फिर यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। हाँ जी, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पर आके 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे अप टू सो ऑन, जैसे हमने फॉर लूप की वर्किंग की थी बिल्कुल इसी तरह इसकी भी वर्किंग है। ओके, नाउ थर्ड एंड लास्ट जो है हमारा डू वाइल, एक मिनट, थर्ड और लास्ट जो हमारा डू वाइल उसकी वर्किंग सेम ही है। डू वाइल उसमें क्या करते हैं हम, इंट आई इज इक्वल टू 1, डू लिखा हमने सी आउट आई एंड एल, और यहाँ पर लिखेंगे हम वाइल आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हम जानते हैं ये है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, ये, ओहो, यहाँ पर हमने आई भी इंक्रीमेंट करना होता है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ आई इंक्रीमेंट। ओके, फर्स्ट स्टेप ये हो गया हमारे पास, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप इंक्रीमेंट, एंड फोर्थ स्टेप ये होगा। ओके, देन हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट आइटरेशन जो है ना हमारे पास, उसकी वर्किंग कैसे होगी, फर्स्ट पहले इनिशियलाइज होगा, देन क्या होगी, वैल्यू प्रिंट होगी, देन क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, बस, ठीक है। यानी 1 2 3 ऐसे क्या कहते हैं हमारी वर्किंग हो गई। सेकेंड आइटरेशन एंड अप टू सो ऑन एंड तक क्या होगा, 4 कंडीशन चेक होगी पहले, क्योंकि इंक्रीमेंट तो हमारा फर्स्ट आइटरेशन में ही हो गया है। पहले कंडीशन चेक होगी, देन फिर क्या होगा, देन फिर वैल्यू प्रिंट होगी, तो 2, देन फिर 3। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट में हमारे पास वैल्यू इनिशियलाइज हुई, देन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी 1, देन यहाँ पर इंक्रीमेंट हुई 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ओके, 2 हुई, फिर यहाँ पर चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ जी है, तो यहाँ पर आके 2 भी प्रिंट हो जाएगा। देन फिर यहाँ पर दोबारा इंक्रीमेंट होगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ जी है, यहाँ पर आके 3 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह अप टू सॉन चलता जाएगा, और आपने इन चीज़ों को याद रखना है। ओके, अब हमने देख लिया कि लूप्स क्या होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइप्स जब हमने चलाना होता है, ठीक है, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को हमने मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना हो अगर, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है, लूप का ये इस्तेमाल होता है। ओके, फिर फर्दर हमने इनकी टाइप्स भी पढ़ ली हैं। फॉर लूप होता है हमारे पास, ठीक है, वाइल लूप होता है, एंड डू वाइल होता है हमारे पास। ओके, हमने ये पढ़ भी लिया, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है हमारे पास कि भाई जब एक लूप एक ही काम, तीनों के यही काम है ना कि मल्टीपल टाइम्स चलाना है, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर इन 3 को बनाने की ज़रूरत क्या थी, सिर्फ एक ही लूप काफ़ी था। ओके, क्वेश्चन यही पैदा होता है ना कि सिर्फ एक ही काफ़ी था, तो इन तीनों को अलग अलग तरीके से क्यों बनाया गया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या है, फॉर लूप कब इस्तेमाल होगा, तो इसका आंसर ये है, जो हमने अपने क्वेश्चन अभी सुना उसका आंसर ये है, फॉर लूप कब इस्तेमाल होगा, जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमें नॉन होंगे, नंबर ऑफ आइट्रेशंस क्या होंगी, नॉन। जब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप का। एंड वाइल लूप का इस्तेमाल हम करके कब करेंगे, जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस अननोन होंगी, नंबर ऑफ आइट्रेशंस। ओके, एंड थर्ड
डू वाइल वो कब इस्तेमाल होगा? जब हमने अपने ब्लॉक ऑफ कोड को या अपने लूप को कम से कम एक टाइम चलाना ही चलाना है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट आवर लूप ओनली वन टाइम। ओके, तो हम समझ गए हैं फॉर लूप कब इस्तेमाल होगा? जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमें गिवन होंगे। ठीक है, वाइल लूप कब इस्तेमाल होगा? जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस अननोन होंगे, जब हम इस्तेमाल करेंगे। एंड डू वाइल जब कम से कम हमने अपने लूप को एक मरतबा चलाना ही चलाना है, तब हम डू वाइल का इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं हम। नाउ अब हम वन बाय वन इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसा फॉर लूप के हमने देखा कि जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस हम फॉर लूप हम कब यूज़ करते हैं? जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमें मालूम हो। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, सी आउट इंटर अ नंबर। ओके, देन यहाँ पर आ जाएगा एंडल, एंड देन मैं नीचे आऊँगा और सी इन, एंड यहाँ पर मैं एक नंबर के नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा। और यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक नंबर वेरिएबल जिसका नेम क्या है, नंबर रखा है मैंने। ओके, तो यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सी आउट करवा रहा हूँ, जो हमारे पास मैसेज आएगा इंटर नंबर। और यहाँ पर अब ये क्या चीज़ है, सी इन, यूज़र से जब हमने कोई भी चीज़ लेनी है ना, ठीक है, तो उसके लिए हम सी इन का यूज़ करते हैं, यानी कंसोल इनपुट, और इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, एक्सट्रैक्ट करना यानी यूज़र से लेना। ओके, तो मैं इस सीन में क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया है नंबर के नाम से, और उसमें जब यूज़र जो वैल्यू देगा उस नंबर के अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, आप इतना याद रखो कि जब भी हमें यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है तो हम इस तरह लेते हैं। ओके, इस तरह हम लेते हैं। देन मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल प्रिंट करवाता हूँ, जैसा फॉर, और यहाँ पर आया इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, एंड देन आई इंक्रीमेंट। ओके, देन यहाँ पर मैं आऊँगा और अब मैंने सी आउट करवाया नंबर, देन मल्टीप्लाई का साइन, तो ये मल्टीप्लाई का साइन भी आ गया, एंड देन आई जो वैल्यूज से जिससे मल्टीप्लाई करना है हमने काउंटिंग, एंड देन आएगा इक्वल टू का साइन। देन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा नंबर मल्टीप्लाई बाय आई। ओके, एंड देन मैं क्या कहता हूँ, हर रो के बाद अगली रो स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये क्या हो रहा है, हम एक टेबल प्रिंट करवा रहे हैं, यूज़र से नंबर लेंगे हम, फिर उसका टेबल प्रिंट करवाएंगे। तो फिलहाल मैं भी चलाता हूँ, तो अब ये मुझसे नंबर पूछ रहा है कि को किस नंबर का आपने टेबल प्रिंट करवाना है। मैं चाहता हूँ कि 5 नंबर का आप टेबल प्रिंट कर दो, तो मैं इंटर करूँगा, तो आप देखोगे कि 5 नंबर का टेबल प्रिंट हो चुका है। हम इसे दोबारा रन करते हैं, तो दोबारा नंबर पूछ रहा है, मैं कहता हूँ जी आप 3 का टेबल प्रिंट कर दो, तो वो 3 का टेबल हमें प्रिंट करके दे देगा। तो ये वर्क कैसे कर रहा है, यहाँ पर हम आएंगे, ये जो नंबर है अभी हमारे पास प्रिंट हो रहा है ना, नंबर हमने 3 दिया, जो यहाँ से आया नंबर वो 3 हमें हर बार नज़र आ रहा है, हर बार प्रिंट, हर बार जो रो स्टार्ट हो रही है उसमें 3 हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से। फिर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दिया है, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का साइन भी नज़र आ रहा है। फिर हमने आई दिया है, आई क्या, ये काउंटिंग है 1 to 10 जो चलेगी, तो ये 1 to 10 हमारे पास काउंटिंग में नज़र आ रही है। देन हमने क्या किया, इक्वल टू का साइन डाला और फिर नंबर मल्टीप्लाई बाय आई कर दिया, तो आप देख सकते हो हमें मल्टीप्लाई होते हुए नज़र आ रहे हैं, हमारे पास टेबल प्रिंट हो गया है। तो ये किसकी एग्जांपल है, ये फॉर लूप की एग्जांपल है, जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस पता होते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें पता है कि हमारा जो लूप चलेगा वो कितनी टाइम चलेगा, 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये इसकी मिसाल हो गई है। अब हम देख लेते हैं वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप में हमने क्या सीखा था कि जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस ना पता हो, जब हम वाइल लूप को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आया, मैं लिखा वाइल, एंड देन यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई जिसमें मैंने क्या किया, नंबर जब
इक्वल टू हो जाए 0 के, नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जब नंबर नॉट इक्वल टू हो 0 के तो आप चलते जाओ और क्या प्रिंट करवाओ, आप प्रिंट करवा दो सी आउट, फॉर एग्जांपल आप नंबर ही प्रिंट करवा दो एंड देन एंड एल। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, समझिए, मैं पे चलाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। उसने मुझे नंबर पूछा, मैंने कहा फॉर एग्जांपल 5, नहीं नहीं नहीं, अभी गलती करेगा, मुझे चाहिए यहाँ पर मैंने डिक्रीमेंट भी करना नंबर को अपने, ओके, देन लुक्स लाइक फाइन, ओके, अब इसे सही तरह चल जाना चाहिए। मैं दोबारा चलाता हूँ इसको, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल आर एन, हमसे नंबर पूछ रहा है वो, मैंने फॉर एग्जांपल दिया 5, तो आप देखना 5 से लेकर 1 तक हमारे पास काउंटिंग प्रिंट हो गई है। क्या हुआ, मैंने यूज़र ने, उसने मुझसे नंबर पूछा, मैंने उसे नंबर दिया 5 जो इसमें स्टोर हो गया। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब तक मेरा नंबर 0 के इक्वल ना हो जाए तो आप क्या करते जाओ, नंबर प्रिंट करवाते जाओ। अब यहाँ पर हमें क्या कहते हैं, ये तो छोटी सी वैल्यू थी, अगर कोई बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, कोई भी बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता नहीं है कि इस पूरे कोड के अंदर हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम्स चलेगा। आप देख सकते हो, हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा कहीं से भी कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम्स रन होगा। तो ये वाइल लूप की एग्जांपल हो गई है कि यहाँ पर जहाँ पर हमें पता नहीं होता कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम्स रन होगा या नंबर ऑफ इटरेशंस हमें पता नहीं होते, तो हम वहाँ पर वाइल लूप का यूज़ करते हैं, ओके। एंड मैं यहाँ पर डू वाइल यूज़ भी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पर आया मैं वी किया एंड देन ये टर्मिनेटर ऑपरेटर, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डू। हमने डू वाइल में क्या पढ़ा था कि हमें कम से कम एक मर्तबा अपना जो लूप है वो रन करना ही करना है, तो उसके लिए हम डू वाइल का यूज़ करते हैं, ओके। सिंपल सी मिसाल है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, ये भी हटा दी मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या कहा, जब नंबर नंबर अगर क्या कहते हैं लेस देन है 0 के, तब ही आप रन करो। ये मैंने कंडीशन दे दी है, नंबर लेस देन 0 के, या 1 कर लेते हैं हम, 1 से लेस देन है तो क्या कहते हैं आपने ये प्रिंट करवाना। तो मैंने सी आउट किया और यहाँ पर मैं नंबर ही प्रिंट करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल नंबर प्रिंट करवा दिया मैंने, ओके। एंड देन नंबर को मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट भी कर दिया। अब आप देखना क्या होता है, मैं इसे रन करता हूँ, उसने नंबर पूछा, मैंने फॉर एग्जांपल दे दिया 4, कंडीशन क्या है हमारी कि नंबर लेस देन होगा 1 से तब चलेगा, मैंने 4 दिया, इंटर करूंगा तो आप देखोगे कि 4 प्रिंट होकर आ गया है। अब समझने वाली बात तो ये है कि हमारे पास कंडीशन तो फॉल्स है कि हम, मैंने 4 दिया तो 4 लेस देन 1 तो होता नहीं है, तो यहीं पर ही खत्म होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि डू वाइल में यही चीज़ होती है कि कंडीशन ना बाद में चेक होती हैं। यहाँ पर 4 आया, ठीक है, इसमें फिर यहाँ पर सी आउट 4 हुआ, यहाँ पर वैल्यू हो गई 4, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। देन यहाँ पर इंक्रीमेंट हुई 5, फिर यहाँ पर आके चेक हुई, यानी इसने क्या चेक किया इसने कि 5 है वो लेस देन है 1 के, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, एंड ये दोबारा से हमारे लूप को नहीं चलाएगा, यहीं पर टर्मिनेट करके आगे चला जाएगा, ओके। तो हमें क्या मालूम हुआ कि एक ना एक मरतबा हमारा जो लूप है वो चल जाएगा। तो ये डू वाइल की एग्जाम्पल हो गई है, ओके। आई होप कि आपको ये लूप्स जो हैं वो अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे और अंडरस्टैंड हो गए होंगे। देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो है अरेज, ओके। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अब अरेज होते हैं क्या हैं, अरेज होती हैं कंसेक्टिव या कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, ठीक है, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस जो किस लिए यूज होती हैं, जो सेम टाइप ऑफ मल्टीपल डाटा स्टोर करने के लिए काम आते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, consecutive memory location that is used to store, that is used to store same type of multiple data, ठीक है, मल्टीपल डाटा।
अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि सेम टाइप ऑफ मल्टीपल डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। इस बात का क्या मतलब हुआ, तो हम यहाँ पर आते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट, मैं एक इंटीजर टाइप की अरे बनाता हूँ और मैंने कोई भी वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हैं हम यहाँ पर ना, कोई भी नेम दे सकते हैं, हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये दिया एंड देन मैंने लिखे बड़ी ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसे हम कहते हैं, एंड देन यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स दी, ओके, और यहाँ पर टर्मिनेटर ऑपरेटर, ओके। अब मैंने ये सिंटैक्स लिख लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमने क्या कहा कि सेम टाइप ऑफ मल्टीपल डाटा, ठीक है। मैं इसमें वैल्यू स्टोर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने किया है 1 2 3 4 5, ओके, इतनी वैल्यू मैंने स्टोर की है, ओके। अब हमने क्या कहा, सेम टाइप ऑफ डाटा हमने स्टोर करवाना है, ठीक है। हमारे पास जो C++ की जो अरेज होती हैं वो सिर्फ सेम टाइप ऑफ मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकती हैं। यानी मैंने अगर इंटीजर टाइप की अरे बनाई है तो वो इंटीजर टाइप का ही डाटा स्टोर करवाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर फ्लोट लिख दूँ, मैं यहाँ पर कैर लिख दूँ, तो आप देखोगे कि वो एरर थ्रो करेगा जब हम इसे रन करेंगे ना। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ सी आउट एंड अरे, मैंने कहा कि टू इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमें दे दो, ओके। देन मैं यहाँ पे से रन करता हूँ तो आप देखोगे वो मुझे एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि आप डबल को इंट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ओके। तो यही चीज़ है कि जो भी जिस टाइप के हमने अरे बनाई है उसी टाइप का हम डाटा इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। एक बात क्लियर हो गई है। सेकंड बात, हम यहाँ पर आते हैं गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर इन्होंने इमेज बनाई हुई है, ओके। यहाँ पर इमेज बनाई हुई है। जब भी हम क्या कहते हैं एक अरे बनाते हैं ना, इस तरह की हमने अरे बनाई है, तो ये जो क्या कहते हैं मेमोरी जो होती है ना उसमें वैल्यू स्टोर होती हैं और उनको जो इंडेक्स असाइन होते हैं ना वो हमेशा ज़ीरो से होते हैं। एक बात हमने याद रखनी है कि अरेज जो है ना उनका जो इंडेक्स होता है, ठीक है, जो वैल्यूज़ होती है ना अरेज में, जो वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं उनका जो इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, देन फिर आगे कंटिन्यू होता है, ओके। यानी ये फर्स्ट नंबर पे वैल्यू 2 है, फिर सेकंड पे 4 है, फिर थर्ड पे 8 है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है ना उसको जो साइन होगा, जो इंडेक्स, वो होगा 0। देन सेकंड पे जो वैल्यू होगी उसको इंडेक्स साइन होगा 1। इस तरह क्या है, थर्ड पर जो वैल्यू होगी उसको इंडेक्स असाइन होगा 2। इस तरह क्या वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज की क्या है। तो हम देख लेते हैं, कहता है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड एट अ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। ये हमने समझ लिया। देन क्या कहता है, इंडेक्सिंग ऑफ एन एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0। इट मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट द 0th इंडेक्स एंड सेकंड एट फर्स्ट एंड सो ऑन, जिससे हमें अभी समझा है। आगे कहता है एलिमेंट्स ऑफ अरे कैन बी असेस्ड यूजिंग देयर इंडाइसिस या इंडेक्सेस, ठीक है। कि हम ये एलिमेंट्स जो है ना इनको हम एक्सेस कैसे करेंगे, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है अब हम इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम इन्हें एक्सेस कैसे करेंगे, तो हम उनको उनके इंडेक्स से एक्सेस करेंगे, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 को एक्सेस करना चाहता हूँ, 2 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा सी आउट, देन मैं लिखा अरे, जो हमने वेरिएबल जो भी बनाया ना उसका नेम लिखना है हमने, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके। एंड यहाँ पर हम 2 को एक्सेस करना। अब आप देखना 0 इंडेक्स पे 1 है तो 1 इंडेक्स पे क्या होगा 2, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 1, ओके। एंड देन मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ और टर्मिनेटर ऑपरेटर नहीं लगाया हमने। देन मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखोगे कि 2 हमारे पास आ गया है, ओके। इस तरह मैं चाहता हूँ कि जो 2 इंडेक्स पे वो प्रिंट हो जाए, 3 इंडेक्स पे वो प्रिंट हो जाए, जो 4 इंडेक्स पे वो भी प्रिंट हो जाए, एंड जो 0 इंडेक्स पे वो भी प्रिंट हो जाए, ओके। देन मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ दोबारा से, तो आप देखोगे 2 3 4 5 हमारे पास सारे प्रिंट हो गए। कैसे, 1 इंडेक्स पर 2 है तो 2 प्रिंट हो गया, 2 इंडेक्स पर 3 है तो 3 प्रिंट हो गया, 3 इंडेक्स पर 4 है तो 4 प्रिंट हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो। एंड देन 4 इंडेक्स पर 5 है तो 5 प्रिंट हो गया, और 0 इंडेक्स पर हमें पता है क्या, 0 इंडेक्स पर है 1। तो हमने यहाँ पर जब लिखा, मैं इसे कमेंट करता हूँ, हमें यहाँ पर लिखा जब 0, तो आप देखोगे कि लास्ट में 1 प्रिंट हुआ है। मैं इसे दोबारा चला देता हूँ तो आप देखोगे 1 प्रिंट हो गया, ओके। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल काम और मेहनत वाला काम रखा है कि हम एक एक करके एक्सेस करें, ये काफ़ी लेंथी काम हो जाएगा और हमारे लाइंस ऑफ कोड्स को इंक्रीज कर देगा। तो इसका अल्टरनेट तरीका क्या है कि हम यहाँ पर लूप्स यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा फॉर लूप यूज़ किया, एंड देन यहाँ पर आया, मैंने कहा इंट आई जो है आई
वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि अरे का जो इंडेक्स है वो कहाँ स्टार्ट होते हैं, जीरो से, तो हम यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके, देन यहाँ पर आई लेस देन और उसकी अरे की लेंथ तक, लेंथ हमारे पास कितनी है, ठीक है, यानी 5 हमारे पास एलिमेंट्स है तो 5 ही लेंथ होगी। ओके, एंड देन हमने क्या आई प्लस प्लस इंक्रीज कर दिया और यहाँ पर आया। तो आप देख सकते हो हमें जब भी लूप अरे के लिए चलानी है ना, तो हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे कि आई को वेरिएबल को हमेशा जीरो स्टार्ट करेंगे और लेस देन तक लेके जाएंगे उसकी लेंथ तक। फॉर एग्जांपल अगर लेंथ 5 है तो लेस देन करेंगे हम 5 तक। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 होती है, यानी अब कितने एलिमेंट्स हो गए हैं, 6 एलिमेंट्स हो गए, यानी लेंथ कितनी हो गई है अरे की, 6 हो गई है, तो यहाँ पर हम 6 करेंगे, लेस देन तक जाएंगे हम। ओके, देन यहाँ पर मैं आऊँगा और मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सी आउट एंड अरे जो वेरिएबल हमने बनाया है उसका नेम, एंड देन मैं इसमें आई पास करवाऊँगा एंड देन एंड एल, कि भाई अगली अगली लाइन पर आता जाए। तो आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम जब चलेगा ना तो आई की वैल्यू है ज़ीरो, तो हमने यहाँ पर कंडीशन चेक हो गई कि आई लेस देन ज़ीरो है, ज़ीरो लेस देन 6 है, हाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इस तरह। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम जब हमारा लूप चलेगा ना तो अरे ज़ीरो, अरे के जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना वो प्रिंट करवा दो। ओके, देन सेकंड टाइम वैल्यू चलेगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, इंक्रीज होकर यहाँ से इंक्रीज होगी तो आई की वैल्यू होगी 1, 1 लेस देन 6 है, हाँ है, दोबारा यहाँ पर आएगा और फिर दूसरी मरतबा क्या होगा, दूसरी मरतबा ये होगा 1। ठीक है, इस तरह क्या कहते हैं हमारा पूरा लूप कंप्लीट होगा, हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज ये प्रिंट होकर आ जाएंगे। हम चलाकर देख लेते हैं इसे, तो आप देखोगे 1 to 6 हमारे पास वैल्यूज भी प्रिंट हो गई हैं। तो इस तरह क्या कहते हैं हम लूप्स भी यूज़ करते हैं सी प्लस में। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। ओके, देन थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, फंक्शंस। ओके, थर्ड चीज़ हमारे पास है फंक्शन। एक मिनट में इसको काट देता हूँ। देन थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, फंक्शंस, FUNC फंक्शंस। ओके, फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, पीस ऑफ कोड होता है, पीस ऑफ कोड या आप कह लें पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस that is execute when it is calling। ओके, और सेकंड इसका बेनिफिट क्या होता है, रीयूजेबल, रीयूजेबल। ठीक है, ये रीयूजेबल भी होता है। इसका बात का मतलब क्या हुआ, ठीक है, पीस ऑफ कोड है या इंस्ट्रक्शंस है दैट इज यूज्ड, दैट इज एग्जीक्यूट व्हेन इट इज कॉलिंग एंड देन दिस इज रीयूजेबल। इस बात का मतलब क्या हुआ, और एक और बात कि फंक्शंस जो होते हैं हमारे जो कोड की लेंथ है उसको कम कर देते हैं, कि हमें कोई एक चीज़ बार बार नहीं लिखना पड़ती। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल समझते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सम का एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, कोई भी चीज़ को हमने सम करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सम को कॉल करूँगा ऐसे करके ना, यहाँ पर सम को मैंने कॉल कर लिया, यहाँ पर आऊँगा ऊपर और यहाँ पर वॉइड सम, और यहाँ पर आके मैंने एक फंक्शन बना लिया है। ओके, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ना 3 वेरिएबल्स करता हूँ, A B एंड C कर लिए मैंने। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, A को मैं वैल्यू देता हूँ 3 एंड देन बी को वैल्यू देता हूँ मैं 5 एंड देन मैं क्या करता हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, देन मैं सी आउट करता हूँ सम ऑफ ए एंड बी इज क्या है, सी, दिस इज। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, ए और बी को वैल्यूज़ दी हैं, देन ए बी को प्लस करवा के यानी सम करवा के सी को दिया एंड सी को प्रिंट करवा दिया मैंने इस फंक्शन में। ओके, एंड देन इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर
कॉल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर चलाता हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 8। तो आप देखोगे कि हमारे पास 8 आंसर आ गया है। ओके, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ना ये मैंने एक मरतबा बना लिया, अब मैं इसे कहीं भी ना बार बार यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा सम को कॉल कर लेता हूँ, 3 मरतबा मैंने कॉल कर दिया, तो आप देखोगे कि 3 टाइम्स हमारे पास ये प्रिंट होकर आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम एक मरतबा फंक्शन को बनाकर लिख लेते हैं, फिर इसमें बार बार हम यूज़ करते रहते हैं। एक बात हो गई हमारे पास, हम एक तरह फंक्शन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका क्या होता है, प्रोटोटाइप हम बना लें। जिस तरह इस चीज़ को उठा के मैं नीचे ले आता हूँ, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, एंड देन यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सम है ना, वो वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ओके, इसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप। इसे हम चलाएंगे तो ये भी वैसे ही वर्क करेगा। सम ऑफ ए एंड बी इज 8 हो गया। एक तो ये हो गया वॉइड, और दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, एक तो होता है ना वॉइड जो नल वैल्यू देता है, दूसरा है पैरामीटराइज फंक्शन। वो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वैल्यू पास करता हूँ, मैंने वैल्यू पास की है 5,10। अब इसे रिसीव करेंगे हम यहाँ पर, मैं लिखा इंट एक्स इंट वाई। ओके, देन इन्हीं वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, एंड देन अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सिंपल सा, ए की जगह मैं एक्स कर दूंगा और बी की जगह मैं वाई कर दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पर दोबारा अपने कोड को रन करता हूँ तो हम देखेंगे कि 5, 10, 15 हमारे पास आंसर आ गया। ये क्या हुआ, ये कैसे वर्क करा, हम ये देख लेते हैं। ये है पैरामीटराइज फंक्शन। हमने फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, हमने दो वैल्यूज़ यहीं से पास की और इनको रिसीव कौन करेगा, ये चीज़ें। ठीक है, इंट एक्स का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा 5 की वैल्यू स्टोर हो जाए एक्स में, जो क्या है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ओके, फिर मैंने क्या कहा कि 10 जो है ना वो यहाँ पर स्टोर हो जाए वाई में, जो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि 5 और 10 इंटीजर टाइप के वैल्यूज़, इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल में ही स्टोर होंगे। देन इन्हीं वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, और फिर एक्स एंड वाई हमारे पास एक्सेस आ गया था, तो हमने एक्स वाई को प्लस करके सी को दिया एंड देन प्रिंट करवा दिया। एक ये चीज़ हो गई हमारे पास, हमने वॉइड के साथ काम कर लिया। ओके फाइन। सेकंड स्टेप हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ना इंट कर सकते हैं। इंट, एक यहाँ पर मैंने इंट किया, देन यहाँ पर इंट। ओके, अब हमें पता है कि जब भी हम इंट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, कैर लिखते हैं किसी के साथ, तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इंट मेन लिखा ना, तो ये रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ। इस तरह ये भी वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर चलाऊँ ना, इसे एग्जीक्यूट करूँ, आप देखोगे कि ये मुझे वार्निंग देगा। रन तो कर देगा ये मुझे, ठीक है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस, जो डेवलपर ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है C++ के, तो उसने यही क्या हुआ कि जो भी वैल्यू इंट के नाम से जो फंक्शन बनेगा ना, वो वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न ही करेगा हमें। ओके, तो आपने देखा वैल्यू तो प्रिंट करवा दी, लेकिन ऊपर हमें वार्निंग भी दे रहा है, कहता है नो रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन। आपने रिटर्न नहीं किया कुछ भी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये करने के बजाय हम लिखेंगे यहाँ पर रिटर्न सी। ओके, मैंने क्या कहा कि सी को आपने प्लस एक्स वाई को प्लस किया, सी को वैल्यू दी, अब रिटर्न कर दो सी को, यानी सी की वैल्यू वापस इस फंक्शन में भेज दो। हमने भेज दी, सक्सेसफुली हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ आंसर, SWER। ओके, मैंने एक वेरिएबल बना लिया। देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, NSWER इज इक्वल टू ये, देन सी आउट किया मैंने, सम इज आंसर। ओके, देन मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखोगे हमारे पास 15 ही आएगा, और अब कुछ वार्निंग भी हमें नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने वैल्यू को रिटर्न किया है। अब ये क्या हुआ, वैल्यू को इसने रिटर्न किया, यहाँ पर इस फंक्शन के पास आ गया सी। ठीक है, उसे हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया और फिर से यहाँ पर हमने प्रिंट करवा लिया। तो आप देख सकते हो कि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। ओके, ये फंक्शंस हैं। ठीक है, अभी आप इतना ही ग्रैस्प करो फंक्शंस को। ठीक है,
और भी फंक्शन होते हैं, रिकर्जन फंक्शन होते हैं और फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी आप इतना ही ग्रेस्प करो कि फंक्शंस को हम ऐसे वर्क करते हैं, वॉइड के साथ भी, पैरामीटराइज के साथ भी, एंड देन हम अगर क्या कहते हैं कोई फंक्शन इंट फ्लोट के साथ बनाएं तो हम उसे भी इस तरह करते हैं कि रिटर्न के साथ हम वैल्यू भेजते हैं यहाँ पर। ओके, आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा अच्छे से। देन फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स भी मल्टीपल डाटा स्टोर करते हैं, मगर डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल डाटा। मैं इसे अपनी क्या कहते हैं लैंग्वेज में लिखता हूँ, मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल डाटा। ओके, इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ, अब समझते हैं हम। हमने अरेज पढ़ी हैं, ठीक है, अरेज में हमने क्या कहा कि अरेज में सेम टाइप ऑफ मल्टीपल डाटा स्टोर हो सकता है, उसमें भी हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्या डिफ़ॉल्ट क्या है कि उसमें हम सिर्फ एक ही टाइप का, अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही टाइप के डेटा स्टोर करेंगे हम, फ्लोट है तो फ्लोट का, कैर है तो कैर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप के डेटा, एक ही टाइप के हम डेटा उसमें स्टोर करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर्स में ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर्स में हम मल्टीपल डाटा स्टोर करेंगे, लेकिन हम डिफरेंट टाइप का कर सकते हैं। हम एक ही क्लास, एक ही स्ट्रक्चर में इंट भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, एंड क्या कहते हैं कैरेक्टर भी, स्ट्रिंग भी, सारा एक ही में स्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर आते हैं वेबसाइट पर, गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट है, यहाँ पर आप देखोगे इसने कुछ लिखा हुआ है, कहता है वी हैव सीन अरेज विच आर, ये छोड़ो, यहाँ पर देखो, कहते हैं स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच आर यूज टू स्टोर ग्रुप ऑफ आइटम्स ऑफ नॉन सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, नॉन सिमिलर डाटा, यहाँ पर ऊपर कह रहा है कि हम अरेज के अंदर सिमिलर डाटा टाइप स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नॉन सिमिलर डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, क्या, ग्रुप ऑफ आइटम्स। आई कहता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी सी प्लस प्लस, अ स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ डेटा टाइप that can be used to group items of possibly different types into a single type। एक ही टाइप के अंदर डिफरेंट टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं। चलो हमने समझ लिया, अब हम इसे प्रोग्राम करके देखते हैं कि हम इसे कैसे कोड करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मेन फंक्शन से बाहर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम स्ट्रक्ट, ये स्ट्रक्ट कीवर्ड हमने लिखा। ओके, देन यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो क्या है, हमने अपने स्ट्रक्चर का कोई नेम लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर मेरे ख्याल में आई थिंक टर्मिनेटर ऑपरेटर। ओके, और एक बात और ध्यान में रखें कि स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पूरी टेंशन के साथ इस टॉपिक को समझना है, क्योंकि अब नेक्स्ट हम पढ़ने जाएंगे ओप्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सिमिलर हैं इन स्ट्रक्चर से। ठीक है, उनका जो सिंटैक्स है ना, वो इन स्ट्रक्चर के साथ बहुत सिमिलर है, तो आपने अटेंशन के साथ और फोकस के साथ इस स्ट्रक्चर को समझना है आपने। तो हमने क्या किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, देन उस स्ट्रक्चर का नेम हम कोई भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने स्टूडेंट के नाम से बना लिया। अब स्टूडेंट के पास क्या क्या होता है, स्टूडेंट के पास होता है नेम होता है उसका, मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बनाई और नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। देन स्टूडेंट के पास क्या होती है, उसकी एज भी होती है, मैंने क्या किया, एज भी है। देन और क्या होता है, स्टूडेंट के पास और क्या होता है, उसका मार्क्स होते हैं उसके, तो फ्लोट में हम मार्क्स कर लेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो हमने कुछ स्टूडेंट का यूँ समझ लो डाटा बना लिया एक। ओके, अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर अब मेन फंक्शन में इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो जो स्टूडेंट, जो हमने जो नेम लिखा है ना स्ट्रक्चर का, वही हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका हम वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, मैंने एस वेरिएबल बना लिया, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से वेरिएबल बना सकते हो, मैंने यहाँ पर एस बना लिया। ओके, देन मैं नीचे आऊँगा। अच्छा नहीं, अब इस एस का मतलब क्या है, यानी ये जो एस है ना, ये स्टूडेंट के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, स्टूडेंट के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमने जिस तरह सी आर होता है क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसी तरह क्या कहते हैं, ये जो एस है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके पास एक्सेस है कि ये जो स्टूडेंट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, इसको एक्सेस कर सकता है। ओके, ये फॉर एग्जांपल तो ये स्टूडेंट ही है जो एस से हमें रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा मुझे चाहिए कि नेम चाहिए इसका, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, s.name, और मैंने कर दिया अब्दुल रहमान। ओके, अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ समझते हैं। C++ में हमें अगर कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है ना, तो हम डॉट के साथ एक्सेस करेंगे। मैंने क्या कहा, एस जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट एक्सेस करो किसको, जो स्टूडेंट के अंदर जो नेम है उसको एक्सेस कर लो, और उसके अंदर क्या करो आप, ये वैल्यू डाल दो, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डाल दो अब्दुल रहमान। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने इसको बनाया ही स्ट्रिंग है। ओके, देन नीचे आते हैं और मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, एस डॉट एज, एज फॉर एग्जाम्पल उसकी है कितनी, 30 कर लेते हैं, 30 हो गई एज, एंड देन एस डॉट मार्क्स। ओके, तो हमारे पास मार्क्स उसके फॉर एग्जांपल उसके मार्क्स जो हैं वो 90 है या 86.5 या 3.86 हैं फॉर एग्जांपल, CGPA उसकी इतनी है। तो यहाँ पर हमारे पास मार्क्स भी आ गया। अब मुझे इसे प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसे प्रिंट करवाता हूँ। सी आउट किया मैंने, स्टूडेंट नेम इज, क्या होगा, एस डॉट नेम, देन एंडल, मुझे लाइन ब्रेक चाहिए, देन इसे कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे कहूँगा एस डॉट एज, एंड देन एस डॉट मार्क्स, और यहाँ पर मैं क्या, स्टूडेंट एज इज एंड स्टूडेंट मार्क्स इज। ओके, देन हम इसे प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे ये देखोगे हमारे पास प्रिंट हो गया आ गया, स्टूडेंट का नेम क्या, अब्दुल रहमान है। ठीक है, एज क्या 30 है और मार्क्स क्या 3.86 है, हमारे पास प्रिंट होकर आ गया है जो हमने यहाँ पर दिए हैं। ओके, आप आई होप कि आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें किस तरह वैल्यूज़ को किस तरह क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, एंड देन उसको एक्सेस कैसे करते हैं, हम यहाँ पर वेरिएबल की मदद से एक्सेस करते हैं, फिर वैल्यूज़ देके हम उसे प्रिंट करवा लेते हैं। ये जस्ट लाइक अरेज की तरह ही है कि उसमें भी हम मल्टीपल डेटा स्टोर करते थे, लेकिन उसमें हम सेम टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर की खासियत यही है कि यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप, आप देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रिंग भी है, यहाँ पर इंट भी है, यहाँ पर फ्लोट भी है। आई होप कि आपको तो हाँ जी, कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया यार, अपना बेस्ट दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हुई होंगी, अंडरस्टैंड हुई होंगी। हाँ ठीक है, अब आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ आई हैं और क्या क्या चीज़ों में मैंने कमी कर दी है समझाने में। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे तो नहीं पता ना, मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। तो आप बताओगे कमेंट में कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई हैं एंड क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, और किस तरह हम अपने जो टीचिंग स्टाइल है उसको बेस्ट कर सकते हैं। ये आपने कमेंट ज़रूर करना है, और अच्छी लगी है तो यार लाइक भी ज़रूर करो, और अगर हाँ अच्छी तरह समझ आ गई सारी चीज़ें तो फिर फायर का मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करना है। हाँ, एंड साथ साथ सब्सक्राइब भी करो यार, ठीक है, सपोर्ट भी करो, क्योंकि ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम है ये, ठीक है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही चल रहा है काम, तो आपने सपोर्ट भी करना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी करो यार आप, एंड देन शेयर भी करो, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस मिलता है यार, मोटिवेशन मिलती है, एंड देन इससे कॉन्फिडेंस के साथ फिर नेक्स्ट वीडियोज़ भी आएंगी। ठीक है, अच्छी तरह क्या कहते हैं और पावर के साथ और जोश के साथ आएंगी वीडियोस। तो कीप सपोर्टिंग मी, एंड देन जैसा शेयर करो, अच्छी तरह खूब पढ़ाई करो, एंड देन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।